Hello aspirants, welcome to a new session of Ancient History। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था संगम लिटरेचर के बारे में। आज हम देखते हैं संगम डायनेस्टीज, जो कि हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट हैं, चोला, चेरा एंड पांड्यास। आई होप आपको इनकी लोकेशन पता होगी, तो मैं मैप नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर। पहले रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो देखे थे उसको रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ी थी तीन संगम हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट हुआ था मदुरई में। इसमें जो भी टैक्स निकल के आए थे, दे ऑल हैव बीन लॉस, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा इसमें से। सेकंड हुआ था कपाटपुरम। यहां से एक टैक्स सरवाइव करता है जो कि था तोलकप्पियम बाय तोलकप्पियार। ये तमिल फर्स्ट टैक्स ऑन तमिल ग्रामर। ये सब हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड थर्ड हुआ था मदुरई में। एंड ये तीनों पांडियन किंग की पैट्रोनेज में हुए थे। ऑलराइट, और यहां से हमारे पास काफी सारे टैक्स निकले थे, जिसमें से दो थे इतुत हो गई एंड पट्टू पट्टू। ठीक है, ये नैरेटिव टैक्स थे, इन्हें हम नैरेटिव टैक्स बोलते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट था पथिनेन किलकनक्कू। आई होप अगर आपने लेक्चर ठीक से देखा होगा पिछला, तो अब तक आप इन नाम के साथ कंफर्टेबल हो गए होंगे। इसमें टोटल 18 बुक्स हैं, जो कि लिखी गई थी मॉरल एंड एथिक्स पे। ठीक है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट बुक जो हमारे काम की है वो है तिरुकुरल बाय तिरुवल्लुवर। ओके, तो इसके अलावा पथिनेनकिल कनक्कू के साथ साथ सिलप्पतिकरम एंड मणिमेगलई। सिलप्पतिकरम लिखी थी इलांगो अदिगल ने, और मणिमेगलई लिखी थी सित्तालई सतनार। डोंट गो ऑन माय हैंड राइटिंग, ये क्योंकि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको सिर्फ रफली लिख रहा हूँ। ये तीनों टेक्स्ट हमारे माने जाते हैं डिटेक्टिव। वो दो नैरेटिव, दिस वर डिटेक्टिव, क्योंकि ये आपको कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। एथिक्स, मॉरल्स, ये सब प्रिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे। चलिए, ये तो हुई पिछले लेक्चर की बात। अब शुरू करते हैं आज के आगे का। हमें देखना है पहले कि हमें इन डायनेस्टीज के बारे में सोर्स कहाँ से मिलते हैं। तो कुछ तो हमें मिलते हैं ग्रीक ऑथर से। ग्रीक ऑथर्स, देखिए हैंड रिटन नोट बनाइए प्लीज, क्योंकि यही आपको लास्ट मोमेंट पे काम आएंगे। कोई पीडीएफ, कोई बुक आपको हेल्प नहीं करेगी जब आपका एग्जाम एकदम सर पे होगा। आप हैंड रिटन नोट बनाइए, बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज बनाइए, जस्ट कीवर्ड्स लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट रखिए, उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। एंड बाय द एंड ऑफ फ्यू मंथ्स यू विल सी कि आपके ये सब चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। ओके, सो प्लीज लेजी मत बनिएगा। आज लेजी बनोगे तो एग्जाम के एक महीने पहले सच में रोना पड़ेगा। एनीवे, गेटिंग बैक, ग्रीक ऑथर्स। ग्रीक ऑथर्स में हमें मिलते हैं मैगस्थनीज। इन्होंने जो हमारे पांड्यन किंगडम है वहाँ वहाँ पे पर्ल्स का ट्रेड होता था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये पूरा बताते भी हैं कि किस तरीके से पर्ल्स निकाले जाते थे समुद्र से। कुछ पंडित होते थे जो मंत्रों के द्वारा उस वक्त जो शार्क उस टाइप के स्पीशीज होते हैं ओशियन में, उनको दूर रखते थे ताकि लोग नीचे जा सके और पर्ल्स निकाल के ला सके। ऐसा इन्होंने बताया है। मैगस्थनीज के अलावा हमारे पास स्ट्रैबो, प्लिनी, पिटोलमी। ठीक है, इन सब ने बताया है दे हैव कमर्शियल कॉन्टैक्ट विद दीज डायनेस्टीज। तो ये पहला सोर्स है हमारे पास। सेकंड है अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी हमें बताते हैं कि मौर्यन एम्पायर के डीप साउथ में बॉर्डर स्टेट्स में देयर वर चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास। ओके, फिर तीसरा सोर्स हमें मिलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस ये लिखे हैं किंग खरावेल, जो कि उस वक्त कलिंग में रूल कर रहे थे, यानी कि आज का उड़ीसा। ठीक है, ये खरावेल पे हम लोग एक सेपरेट लेक्चर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा कुछ कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट हैं, जैसे श्रीलंका में जो थे
मैंने पिछले लेक्चर में जब बताया था पट्टिनी कल्ट से रिलेटेड, तो मैंने बताया था कि जब उन्होंने ये स्टैब्लिश किया था चेरा सेंगुतवन ने, तो श्रीलंका के रूलर गजबाहु भी आए थे, गजबाहु सेकंड। ओके। इसके अलावा हम इन डायनेस्टीज के बारे में सिलपथीगरम, जो सिंगुतेवन चेरा के भाई ने लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा महावामसा, दीपवामसा, ठीक है, इन सबसे पता चलता है। अगर एक्सकेवेशंस की बात करें तो हमें फर्स्ट सेंचुरी एडी से काफी सारे रोमन कॉइन्स मिले हैं जो ये बात को जस्टिफाई करते हैं कि मैगस्थनीज जो बोल रहे हैं वो सही है, रोमन और इनका ट्रेड होता था। और इन्हीं सब सोर्सेज के बेसिस पे हम इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि 300 बीसी से लेके 300 एडी तक संगम पीरियड रहा होगा। ओके, इन डायनेस्टीज ने रूल किया था। चलिए, तो ये तो हो गया ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू। अब हम आते हैं अपनी डिटेल्स में। पहले, सबसे पहले हम देखेंगे चेरास। इनकी कैपिटल थी वंजी, जिसे करूवर भी कहा जाता है, एंड ये लोकेट थी रिवर पेरियार पे। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिए क्योंकि इस बार भी कुछ पोर्ट के नाम पूछे गए हैं, जिसमें से एक पोर्ट यही संगम डायनेस्टी में हम अभी देखेंगे। 3 पोर्ट के नाम दिए गए थे, लेकिन अगर आपको एक भी पता है तो आप उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले भी एक काकतीय डायनेस्टी में एक पोर्ट है, उसको लेके पूछा गया था क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स से पूछे जाएंगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल वे में पूछे जाएंगे, जहां पे आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ी है। तो प्लीज इस लेक्चर पे थोड़ा ध्यान से, पूरा ध्यान दीजिए इस पे। ओके, ये आपको, मैंने इसमें सारे सोर्सेज कवर किए जो भी हम संगम के लिए कर सकते थे। ओके, एनसीईआरटी से लेके तमिल एनसीईआरटी और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो मैंने इसे पूरा होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद भी देखिए, कभी भी जीएस के पोर्शन में सब कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ नया निकाल ही लेता है यूपीएससी। लेकिन जिस लेवल की तैयारी हम अपनी कर सकते हैं, हमें उतना तो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ आता है नहीं आता है, वो फिर एग्जाम की बात है। चलिए, वंजी करूर, ये इसकी कैपिटल थी। 2 फेमस पोर्ट थे इनके, दैट इज मोजेरेस, इस पे क्वेश्चन आया है, एंड टोंडे। ये 2 फेमस पोर्ट थे चेरा किंगडम के, यानी कि हमारे आज के वेस्टर्न कोस्ट में। फिर हमें चेरास के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है पुगलर इंस्क्रिप्शन से। ये चेरास के 3 किंग के बारे में बताता है जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में रूल कर रहे थे, लेकिन इनका ऐसा कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इनको डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ इंस्क्रिप्शन का नाम याद रखिए। उसके बाद सेकेंड सेंचुरी एडी में सबसे इंपॉर्टेंट किंग आते हैं, दैट इज चेरन सेंगुतुवन, जिनके बारे में हम कल से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पट्टिनी कल्ट की शुरुआत की थी। इन्हीं के भाई ने सिलपतिगरम लिखा था। एंड इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एक हिमालयन एक्सपेडिशन किया था, जिसमें इन्होंने नॉर्थ इंडिया के कई किंग्स को डिफीट किया था। और ये माना जाता है कि कन्नगी का जो स्टोन स्कल्पचर बनाया था, कन्नगी आइडल, इसके लिए ये स्टोन हिमालय से लेके आए थे। ओके, इसी एक्सपेडिशन के बाद। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चोलास, सॉरी एक चीज भूल गया था मैं, यहाँ पर इनका जो सिंबल हुआ करता था, या फ्लैग बोल लीजिए, ये बो हुआ करता था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू चोलास। इनका एम्बलम हुआ करता था टाइगर। इनका जो एरिया था वो लोकेट करता है बिटवीन रिवर पेन्नार एंड रिवर वेलार। इनकी कैपिटल है उरायू, और फेमस पोर्ट है इनके किंगडम में पुहर, जो कि सिचुएटेड है रिवर कावेरी पर। अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कि आज ये किस नाम से जाना जाता है पोर्ट, पता होगा वैसे आप में से कुछ को। और ये फेमस था अपने कॉटन ट्रेड के लिए, जैसे पांड्यन किंगडम अपने पर्ल ट्रेड के लिए फेमस है, ये फेमस था कॉटन ट्रेड के लिए। हमें इनके बारे में सबसे पहले एक जिस चोला किंग के बारे में पता चलता है वो है इलारा। ये क्योंकि कहा गया है कि इसने श्रीलंका को कॉन्कर किया था एंड करीब करीब 50 साल तक इसने उसको रूल किया था। तो श्रीलंका पे हमेशा ही चोलास की मार रही है। और देखिए, अभी हम जो चोला पढ़ रहे हैं ये संगम चोला है। अब वो चोला अलग आएगा जो लेटर फेज में आएगा, जिन्हें हम द ग्रेट इंपीरियल चोला कहते हैं।
राजा राजा राजेंद्र वन, वो इंपीरियल चोलास कुछ सेंचुरी के ब्रेक के बाद आएंगे। ये अभी हम संगम चोलास पढ़ रहे हैं, सो कंफ्यूज मत होना इनमें, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किंग निकल के आता है करिकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, इसने एक न्यू कैपिटल बनाई थी पूहर में, पूहर में इन्होंने अपनी एक न्यू कैपिटल बनाई थी। एंड रिवर कावेरी पर ही इन्होंने एक एम्बैंकमेंट बनवाया था जो काफी साल तक रहा, शायद अभी भी है। और इन्होंने जो एम्बैंकमेंट बनवाया था उसमें इन्होंने करीब करीब 16,000 स्लेव्स यूज करे थे जो श्रीलंका से कैप्चर करके लाए गए थे। तो ये दिखाता है हाउ पावरफुल देवर दीज चोलास। ओके, एंड हमें करिकाल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, मैंने कल भी बताया था। पट्टू पट्टू में एक बुक टेक्स्ट है दैट इज पट्टिनापलई, मैंने कल भी आपको अपने वीडियो में बताया था। इस टेक्स्ट में ये पट्टू पट्टू का ही पार्ट है, इसी से हमें करिकाल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब एक दो इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी इनके टाइम पे, फर्स्ट थी बैटल ऑफ वेंडी, ये याद रखिए। और देखिए, मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ इरेलीवेंट पढ़ा रहा हूँ, ये तमिल के एनसीईआरटी में दिया है और जो भी एनसीईआरटी में दिया होगा वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको यहीं पर सारा कंटेंट दे सकूं ताकि आप बुक में टाइम वेस्ट ना करें। एंड आप इसको अपने हैंड रिटन में ही रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। मैं बार बार इस बात को इंसिस्ट कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, दैट आपका अगर कुछ काम आएगा एग्जाम में तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स। एनीवे, हाँ, बैटल ऑफ वेन्नी में क्या हुआ था, चेरास प्लस पांड्यास और इनके अलावा अदर 11 माइनर चीफ्स, इन सब की कॉन्फेडरेसी को डिफीट किया था अकेले करिकाल ने। ठीक है, तो ये बैटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एक और बैटल होती है, बैटल ऑफ वाहिद परंदलई। यहां भी ये भी हुई थी करिकाल वर्सेस सम 9 माइनर चीफ्स। ओके, सो इन सबको अलग अलग बैटल में डिफीट करने के बाद दिस पर्सन करिकाल ही बिकेम द ओवरलॉर्ड ऑफ तमिल कंट्री, ओवरलॉर्ड ऑफ तमिल कंट्री। इज इट क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट चोलास। अब हम मूव करते हैं पांड्यास पे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पांड्यास, इनका एम्बलम था कार। ये एम्बलम याद रखिए, कभी मैच द फॉलोइंग में दे दिया तो फिर वहां याद आएगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा दिमाग कौन सा था और कौन सा नहीं। ये रूल कर रहे थे सदर्न तमिलनाडु में। कैपिटल थी मदुरई और इनके पैट्रोनेज में ही तीनों संगम हुए थे। इनके कुछ फेमस पोर्ट हैं, कोकोई एंड सलियार, दीज आर फेमस पोर्ट। फिर जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, मैगस्थीनस ने क्या कहा है, दे वर फेमस फॉर पर्ल्स। चलिए, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स की बात करें तो पहले इंपॉर्टेंट किंग हैं मुदाथिरु मरन। मैंने इनके बारे में कल बताया था लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं। ही पैट्रोनाइज थर्ड संगम, ये पैट्रोनाइज थर्ड संगम, इनके टाइम पे हुआ था थर्ड संगम। मुदाथिरुमरन, याद रखिएगा नाम। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग आते हैं आर्यपदई। नाम से डरिए मत, याद हो जाएंगे। आर्यपदई नेदुचेलियान। अभी जो वर्ड आर्य आया है ना, ये इसलिए आया है बिकॉज ही गॉट ही अटेंड विक्ट्री ओवर आर्यन फोर्सेस। उसी के बाद ही इन्होंने अपने नाम के साथ लिखा था आर्यपदई। ओके, और कन्यागी का जो पूरा ट्रेजिक स्टोरी है, ठीक है, जिसके शराब कन्नगी की शराब से जिनकी डेथ हो गई थी, मदुरई पूरा जल गया था, वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था, आर्यपदई नेदुचेलियान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग इज तलैया लंगनाटू, तलैया लंगनाटू नेदुचेलियान, नेदुचेलियान। अब ये किंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, दैट इज बैटल ऑफ तलैया लंगनम। क्योंकि ये बैटल जीतने के बाद ही इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया था तलैया लंगनाटू। ओके, ये आज का तंजोर है, तंजोर जो हम देखते हैं आज तमिलनाडु में, ठीक है। और इस बैटल के बाद दे बिकेम द रूलर ऑफ एंटायर तमिलनाडु, जो आज है हमारा एंटायर तमिलनाडु पे
रूल कर रहे थे इसके बाद पांड्यास। क्लियर। इसके अलावा मैंने कल भी आपको बताया था कि पट्टू पट्टू के अंदर ही एक बुक है, मदुरई कंजी। ठीक है, इस बुक को लिखा था मानगुडी मरुथनार। ये इसी बुक से हमें पता चलती है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पांड्यन कंट्री। ओके, तो ये हमने तीनों डायनेस्टी के बारे में जाना। अब मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं जो यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछ के परेशान करता है आपको प्रीलिम्स में। ठीक है, ये ओवरऑल डायनेस्टीज के बारे में जान लिया हमने। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं कि आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे किंगडम, मंडलम। मंडलम का मतलब होता था किंगडम। पिछले साल 2022 में यूपीएससी में पूछा था कुछ सरकार परगना करके, मुगल टाइम्स से। तो उसी पैटर्न पे ये कल को आपको संगम पॉलिटी पे ही पूछ सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा। मंडलम इसका मतलब होता था किंगडम। नाडु मींस प्रोविंसेस। उर इसका मतलब होता था टाउन्स, मतलब शहर। सिरूर, सिरूर मीन्स स्मॉल विलेज। सॉरी, इसको चेंज कर लेता हूं। सिरूर स्मॉल विलेज, और बड़े विलेज को कहते थे पेरूर, बिग विलेज। तो टर्मिनोलॉजी याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। फिर एक और टर्म है मुदर, सॉरी मुदुर। इसका मतलब है ओल्ड विलेज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अब हमारे लिए अब आता है, दैट इज मनरम। यह है लोकल असेंबलीज। अगर कुछ भूल भी जाओ तो ये वाला टर्म मत भूलना, ये एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी बेस्ड है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको प्रीलिम्स में कुछ आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं तो वो ये टर्म्स, और इनके मतलब लोगों को फिर याद रहते नहीं है। एक और टर्म है इनादी। इनादी, ये इसका मतलब होता है कैप्टन ऑफ आर्मी। इनादी। फिर दो शेवाइट पोएट के नाम आपको याद रखना जरूरी है, दैट इज कपिलार एंड नक्कीरार। ये दोनों शेवाइट पोएट हैं, क्योंकि पिछली बार उसने तीन नाम देके पूछा था कि ये तीनों क्या हैं, तो देवर प्ले राइट 2022 में। ठीक है, तो इस तरह के ये पूछ सकता है आपसे, देवर शेवाइट पोएट, रिमेंबर। अब अगर सोसाइटी के बारे में कुछ जनरल बातें करें तो तोलकपियम जो बुक है हमारी, तोलकपियम, ये हमें बताती है कि दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर फोल्ड डिवीजन। पहला, अंधनार। ये होते थे टीचर्स, फिलोसफर्स, या जो सेक्रीफाइस को परफॉर्म कराते थे। ओके, आप लिख सकते हैं टीचर्स या सेक्रीफाइस परफॉर्म करने में जो हेल्प करते थे किंग को, इन्हें कहा जाता था अंधनार। नेक्स्ट इज अरासर। ये होती थी रूलिंग क्लास, इसे मत भूलना आप, अरासर। वनीगार, ये वो लोग होते थे जो ट्रेड और कॉमर्स में लगे होते थे। ठीक है, इसके बाद वेलालास। ये सब एनसीईआरटी के टर्म्स हैं, इसको आप ऐसे मत सोचिए कि ये कुछ यूनिक है। वेलालास ये होते थे एग्रीकल्चरिस्ट। ऑलराइट, अब बात करते हैं किंग की। देखिए, किंग को असिस्ट किया जाता था बहुत सारे ऑफिशियल्स के द्वारा, और वो ऑफिशियल्स अपने आप में 5 काउंसिल्स में डिवाइड थे। मैं यहां 5 ऑफिशियल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ढेर सारे ऑफिशियल्स हु वर डिवाइडेड इनटू 5 काउंसिल्स। पहला, अमईचार। ये होते थे मिनिस्टर्स। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी से आप इनसे फैमिलियर होंगे तभी एग्जाम में हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज आप सोचें कि मैं लास्ट में देख लूंगा इनको और याद रह जाएंगे, तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, देन
अंधनाथ, ये कहा जाता था प्रीस्ट को। सेनापति, आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको पता होगा। सुथार, इसका मीन्स होता था एनवॉइस, जो अलग अलग किंग्स की तरफ से आते थे। एंड ओरार, स्पाइस, गुप्तचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लैंड के बारे में। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा विमेंस के बारे में बता देता हूँ, विमेंस की और दूसरी कुछ बेसिक चीजें। लाइक जैसे अगर आप सोचेंगे संगम पीरियड है, सब कुछ काफी आइडियलिस्टिक है, अगर आपको ऑप्शन में दिखेगा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ कॉमन सेंस से मार दोगे कि हाँ अनटचेबिलिटी नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी इस टाइम पे भी, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस। ओके, देन मटीरियलिस्टिक कल्चर था काफी, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिस्टिक कल्चर था, मटीरियलिस्टिक कल्चर था। आप देख रहे हैं ना, ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, ग्रीक्स के साथ भी हो रहा है, पर्ल्स निकाले जा रहे हैं समंदर से, मटीरियलिस्टिक कल्चर था काफी। लेकिन हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है स्लेवरी का। अब देखिए, आप स्लेवरी और सर्वेंट में थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए। सर्वेंट्स होना अलग चीज है, बट स्लेवरी से मतलब होता है हमारा जहां पर ह्यूमन बीइंग को एक कॉमोडिटी की तरह सेल और परचेज किया जाए। तो ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है। और एक जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन कि 1843 में जाके स्लेवरी इंडिया से अबॉलिश हुई है। उसके पहले ब्रिटिशर्स स्लेवरी लेके आए थे इंडिया में। एंड ये जो सोसाइटी थी, इट वॉज नॉट प्रीसली डोमिनेटेड। धीरे धीरे इनका डोमिनेंस बढ़ रहा था, वो अलग चीज है, बट एज सच अगर आपसे पूछा जाएगा तो दिस सोसाइटी वॉज नॉट प्रीस्ट डोमिनेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद इनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ेगा, एंड पल्लवास के टाइम आते आते द आर्यनाइजेशन ऑफ तमिलनाडु विल बी कंप्लीटेड। ओके, फिर प्रीस्ट क्लास बहुत डोमिनेटिंग हो जाएगी वहां पर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा अगर कोई सोर्स था इनके लिए तो वो था लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पर हमारा जो तोलकप पीएम है, आई होप अब तक सुनते सुनते आप इन टर्म्स से थोड़े फैमिलियर हो गए होंगे। तोलकम पीएम ने 5 डिवीजन किए हैं लैंड के, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। फर्स्ट है कुरुंजी। कुरुंजी कहते हैं हम हिली एरियाज को, हिली माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, हिली एरिया है तो वहां पे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी ज्यादा? वहां पे होगी हंटिंग, हनी कलेक्शन, ठीक है। और इनके अपने गॉड थे जिनको कहते हैं मुरुगन, ठीक है, याद रहेगा। सेकेंड टाइप का लैंड था मुल्लई, ये पेस्टोरल लैंड है। नाउ अगेन ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू गैस कि यहाँ पर पेस्टोरल में क्या हो रही होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैटल रियरिंग, डेयरी, ठीक है। इनके अपने गॉड थे मायोन, ये एक्चुअली विष्णु भगवान को ही कहते थे। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं कृष्ण भगवान से, गाय चराना, माखन एंड ऑल, ओके। तो मायोन विष्णु, मुल्लई, ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइप का लैंड था मरुदम, ये एग्रीकल्चर लैंड था, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ही हो रहा होगा। एंड इनके भगवान थे यहाँ पर वेंदन, जो कि कुछ कोई और नहीं बल्कि इंदिरा के ही नाम, इंद्र, ओके। नेक्स्ट इज नेदल। अब नेदल को आप थोड़ा नाव से याद रखिए, बोट कहाँ चलती है, समंदर में चलेगी, रिवर में ही चलती है, मतलब कोस्टल एरियाज में, ठीक है। जस्ट टू रिमेंबर, उसमें लॉजिक मत ढूंढिए। नेदल मतलब होता है कोस्टल, कोस्टल लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी? फिशिंग हो सकती है, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, राइट। एंड समुद्र के देवता हम लोग कहते हैं वरुण को, तो वरुण, वरुण वॉज देयर गॉड, उसको वर्शिप करते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज पलई। पलई मतलब होता था डेजर्ट। अब डेजर्ट में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं सकती, इसलिए वहां के लोग सिर्फ रॉबरी पे ही डिपेंड होते थे, और इनके भी अपने भगवान थे, कोरावई, ओके। तो दैट्स अबाउट 5-fold डिवीजन ऑफ लैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप इस मुझसे पूछें कि इस पूरे संगम में से, तो वो ये लैंड का डिवीजन। इसके बाद कुछ विमेन पोएट्स भी थी, पूछी गई है भाई,
पहले पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। 3 के नाम आपको याद रखने हैं। अवैया, नचेलियार एंड काकई पदिनिया। दीज थ्री वर विमेन पोएट्स, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक टर्म मिलेगा आपको करपू, इसका मतलब होता है चेस्ट लाइफ, ठीक है। इसे हाईएस्ट वर्च्यू माना जाता था वेमेन के लिए, करपू हाईएस्ट वर्च्यू। लव मैरिज काफी कॉमन थी इस टाइम पे, मतलब लड़कियों को अलाउ था कि आप अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज कर सकते हैं। लेकिन हाई सोसाइटी की अगर बात करें इस टाइम पे, तो उनमें सती प्रेवलेंट भी था, ठीक है, पूछा जा सकता है। सिंगिंग बार्ड, ये सिंगिंग बार्ड हुआ करते थे जो गाने गाते हैं। तो इसमें दो नाम याद रखने हैं, पनार, इनको पनार भी कहते थे, एंड विरालियार भी कहते हैं इनको, ठीक है। उसी तरह डांसर्स होते थे, डांसर्स को कहा जाता था कनिगैयार। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट संगम डायनेस्टीज, ठीक है। तो ये हमने पूरा देख लिया है। एंड अगेन सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, अपने नोट्स हैंड रिटन फॉर्मेट में ही बनाइएगा, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो। हो सकेगा, अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस पे, या आप खुद से भी कर सकते हैं, यू आर नॉट किड। तो आप खुद से करके देखिए, मैंने जितना कंटेंट आपको दिया है, एटलीस्ट आई बिलीव कि दिस इज मोर देन इनफ। सो ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।